यस, तो हम लोग जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने न्यूक्लियोइड फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये कवर अप कर लिया। अब हम लोग यूकैरियोट के केस चल रहे हैं एंड ये बहुत डिटेल्ड है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। स्टार्ट। हम लोग यूकैरियोट्स के केस में बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। क्रोमोसोम, जब भी आप मेटाफिजिक स्टेज में क्रोमोसोम को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम मिलता है। जितना जितना आप सेल साइकिल में, आप लोगों को पता है G1, S, G2 एंड M। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो फिर क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अभी हम लोग मेयोसिस की चर्चा तो नहीं कर रहे, तो आप सभी को ये पता होगा कि ये जो मेटाफेज है, मेटाफेज में हमारे पास क्रोमोसोम कैसा आ जाता है, कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम हम रिप्रेजेंट करते हैं या हमें दिखता है। ओके, एनाफेज में अगर हमें देखना है तो हमें एनाफेज में शेप बहुत अच्छे से दिखता है, मेटाफेज में हम साइज का ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हमें कॉम्पैक्टेड क्रोमोसोम दिखता है। पर जैसे जैसे हम फेजेस के पीछे पीछे चलते जाएंगे तो क्या होगा कि यानी कि एक ऐसी भी स्टेज होती है जहां पे जो डीएनए है बिल्कुल वो ओपन रहता है। तो जब डीएनए एकदम ओपन रहता है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, डीएनए फाइबर कह सकते हैं, फाइबर के फॉर्म में है। तो अब बात ये आ रही है कि ये जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो वो क्या हो रहा है, ये जो डीएनए है ये कॉम्पैक्ट होता है। तो कॉम्पैक्ट होते 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 यहां तक पहुंचता है। तो यूकैरियोटिक को डीएनए से एक सिंपल डीएनए मॉलिक्यूल से लेकर एक कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम तक पहुंचने के लिए 3 लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा, फर्स्ट लेवल देखना होगा, सेकेंड लेवल देखना होगा और थर्ड लेवल देखना। आप ये बात उसी से कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि प्रोटीन के केस में हम लोग क्या देखते हैं, प्रोटीन के केस में हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर प्रोटीन तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है, उसके बाद ये हाईली फोल्ड होके क्या हो जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में फिर वो फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डीएनए पहले पहला लेवल ऑफ पैकेजिंग करेगा, फिर सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग करेगा और थर्ड लेवल। अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो ये वाला जो टॉपिक है, क्योंकि हर टॉपिक इतना क्लोजली एसोसिएटेड है नेक्स्ट चैप्टर से या पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक दूसरे से एकदम एसोसिएटेड है, तो आपको ये समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना आप ऑर्गेनाइज वे में डील आउट करते जाएंगे उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी भी रहेगी और स्ट्रांग भी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी उस बात को जो अभी हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, हम लोग यहाँ भी इस फिगर पे से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी है अभी 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम हम लोग पढ़ के अभी आई हैं। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या होता है कि ये जो डीएनए है इसके बीच बीच में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आके जुड़ जाता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसी पर ये फिर जो है, यानी आपके पास एक रोप था, ठीक, वो 2 नैनोमीटर विड्थ का था। अब ये रोप को आपने कुछ बॉल्स ली और इस बॉल्स पे इस तरीके से रैपिंग शुरू कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप रैपिंग शुरू करेंगे इस डीएनए की तो क्या हो जाएगी, ये थोड़ा स्पेस अब कम लेगा, स्पेस तो कम लेगा बट मेनली क्या हो जाएगा, इसकी जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। ये यहाँ से अंडरस्टूड ही है कि आपने रोप लिया था और रोप के बाद जो है आपने इसको बॉल में लपेट दिया। अब इस रोप को अगर आप बॉल में लपेट देंगे तो अभी इस रोप को सिर्फ देख रहे थे आप, तो ये आपको मान लेते हैं 1 नैनोमीटर, पर अब इस बॉल का भी डायमीटर इसमें ऐड हो गया। पर आप देख रहे हैं कि अभी रोप आपकी इतनी दूर इतना एरिया स्पेस कवर कर रही थी, पर अब कितना स्पेस कवर कर रही है, बहुत कम स्पेस कवर कर रही है, पर इसका डायमीटर जो है वो बढ़ गया है। तो अब ये मान लीजिए जितना आप इसको कॉम्पैक्ट करते जाएंगे उसकी विड्थ जो है, उसका जो डायमीटर है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आएगा कि जब आपने डीएनए को इन बॉल्स में रैप किया, राइट, तो एक यहाँ पे क्या था, ये तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा लगभग 10 नैनोमीटर बोलते हैं या 11 नैनोमीटर क्यों बोल रहे हैं वो भी पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है लगभग 10 नैनोमीटर का ये फाइबर। इसको हम क्या कहते हैं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग विच फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन।
उसके बाद जब और पैकेजिंग होती है, ठीक, जब और फर्दर पैकेजिंग होगी तो फिर क्या हो जाएगा, डायमीटर और बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत लंबी सी रस्सी थी, अब आपने 5, 6, 7, 50 बॉल ले आके उसको लपेटना शुरू किया, तो जितनी ज्यादा बॉल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके आप उसमें उसको लपेटने की कोशिश करेंगे, तो ये जो चीजें हैं, ये जो बॉल्स है वो क्या करेंगी, वो अपनी डायमीटर के कारण क्या होगा, क्रोमैटिन के डायमीटर को भी बढ़ाएंगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तो ये जो है ये आपका एक तरह से फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग हो गया। ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर का जब फॉर्मेशन होगा तो हम इसको बोलेंगे सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग, और उसके बाद जब ये 700 नैनोमीटर का तक आएगी तो हम इसको बोलेंगे थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, तो यही इस तरीके से हम लोगों को मूव कर, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। अब दूसरी चीज आपको ध्यान में आज की डेट में क्या रखना है, क्योंकि इन ये जो बॉल्स हैं इनका बहुत इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, क्या इनका रोल है, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों का फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग विल बी ऑफ डिटेल्ड डिस्कशन। ठीक है, क्यों डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, ये ज़्यादा लंबा डिस्कशन क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों को इस बॉल्स की प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, रोल और भी डिफरेंट एस्पेक्ट पे इसको देखना है। ठीक है, बट उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड विल बी मोर शॉर्टर, वो डिटेलिंग्स उतनी, क्योंकि फिर वो अंडरस्टूड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको समझना इट्स लिटरली क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो पैकेजिंग होती है डीएनए की, ठीक, हम लोग को पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में उसको कितना लंबा डीएनए फिट करना होता है, 2 मीटर। तो अगर आप कैलकुलेट करें कि हम लोगों के उसमें कितने सारे सेल्स हैं और उस सेल्स में इतनी हर 2 मीटर की एक डीएनए एडजस्ट किया गया, और उन सबको अगर खोल दिया जाए और बोला जाता है कि भाई अगर किया जाए तो यहाँ से धरती से लेके सूरज तक का सफर तय कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स को कितने डिफरेंट सेल्स में उनको एडजस्ट किया गया है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि जो डीएनए है वो लगभग 2 मीटर लंबा है, अनपैक्ड डीएनए जो है, और जो न्यूक्लियस में जो आपको स्पेस दिया जा रहा है वो 10 माइक्रोन का ही है। तो आप देख सकते हैं 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर, 10 टू द पावर -6। तो आपको समझना होगा कि जो 2 मीटर से लेके 2 मीटर से आपको जो कॉम्पैक्शन लेवल कहाँ तक अचीव करना है, 700 लोगों ने देखा था, इस सॉरी 2 मीटर तो लेंथ हो गया डीएनए का, बट 20 एंगस्ट्रॉन्ग या क्या था हम लोगों का, 2 नैनोमीटर ऑफ डीएनए, फिर 700 नैनोमीटर तक पहुंच रहा है। तो लगभग इतने में, इतना करने में, यहाँ पे मेरा मतलब ये है 2 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के डायमीटर तक पहुंचना है, इतना कॉम्पैक्ट करना है। तो उसमें लगभग कितनी पैकेजिंग फोल्ड आपको करना है, लगभग 1000 to 10,000 फोल्ड पैकेजिंग कर, तब जाके ये 2 मीटर जो डीएनए है वो उस न्यूक्लियस में एडजस्ट हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इस चीज को करने के लिए जो पैकिंग होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स की, तो वो क्रोमैटिन फॉर्म में हो रही है, और क्रोमैटिन इज व्हाट, डीएनए विच इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन। When DNA is associated with protein, it is being termed as chromatin. So the compaction of genome into chromatin forms the substrate relevant to the vital process of DNA replication, recombination, transcription, repair and chromosome segregation. तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इस बात को भी हम लोगों को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा कि किस तरीके से जब जीनोम जो है कॉम्पैक्ट हो गया, उसके बाद इन सब प्रोसेस को भी क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बार तो जीनोम पैक हो रहा है, फिर उसको खोलना है। क्यों खोलना है, क्योंकि रेप्लिकेशन और ये सारी जो चीज़ें हैं उनका होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे भी आपको देखने होंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे एसोसिएटेड होती हैं और कैसे फिर फ्रूटफुली ये काम भी करना होता है।
In eukaryotes, the term genome is often used interchangeably with the terms genomic DNA, chromosomal DNA. Yes, ये आप सभी को पता होगा कि हम लोग genomic DNA भी बोल सकते हैं, क्रोमोसोम DNA भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर DNA भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियर DNA कब हम लोग बोलेंगे? न्यूक्लियर DNA कब बोलेंगे? जब DNA हम न्यूक्लियस में की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर की बात कर। पर जब हम लोग किसी क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट डीएनए बोलने लगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बैक्टीरिया के केस में बात कर रहे हैं तो वहां पे दो बातें आ जाएंगी, बैक्टीरियल एंड दिस, ये सारे टर्म्स हैं। अब हम लोगों ने जस्ट जो अभी बात की और डायग्रामेटिकली उस चीज को समझा है, तो हम लोग तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अब हम लोगों को पैकेजिंग किस किस लेवल पे समझनी है, ये याद हो जाना चाहिए कि फर्स्ट लेवल ऑफ कंपैक्शन में डायमीटर कितना अचीव हो रहा है, 10 नैनोमीटर। सेकेंड लेवल ऑफ कंपैक्शन में कितना अचीव होगा, 30 नैनोमीटर। थर्ड लेवल ऑफ कंपैक्शन में क्या होगा, पूरे रेडियल लूप्स का फॉर्मेशन होगा, रोजेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और अब आपको एक क्रोमैटिड मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है। तो DNA is first coiled around a histone complex called a nucleus. Runs of nucleosome are formed into zigzagging string of chromatin which is then folded into loop domains and finally the metaphase. तो कहने की यहाँ पे बात क्या की गई है कि भाई फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन में जो अभी हम लोग जो बॉल की बात कर रहे थे, तो उसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास जो डीएनए है वो डीएनए के साथ क्या होगा, न्यूक्लियोसोम्स एसोसिएटेड होंगे और ये न्यूक्लियोसोम एसोसिएटेड होने के बाद पैकेजिंग होती जाएगी होने के बाद हमारे पास एक मेटाफिजिक क्रोमोसोम आएगा। तो उसके लिए हमें तीनों पैकेजिंग लेवल को समझना है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन में हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, जब फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन हो जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के बाद जो एक पिक्चर हमारे सामने है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, ये रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डीएनए कुछ इस तरीके का होगा और उसके बाद न्यूक्लियोसोम्स इससे अटैच हुए होंगे, दैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो है इस पर रैप हुआ है, डीएनए रैप हुआ है और हमें कैसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि मान लो कि किसी स्ट्रिंग में बीड्स अरेंज्ड हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम लोग दो नाम देते हैं, या तो 10 नैनोमीटर फाइबर बोलते हैं या तो बोलते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये हमारे फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन में क्या होगा, हमें रिजल्ट हमें ये मिलेगा। तो और आपके पास ये भी ध्यान में रखना है 10 नैनोमीटर और कहीं कहीं पे ये चीज 11 नैनोमीटर भी आपको। ओके, अब सबसे बड़ी बात है जो जो बीड्स हैं वो बीड्स हैं क्या, दैट व्हाट इज दैट बीड्स, बीड्स इज व्हाट, इट इज अ हिस्टोन कोर ऑक्टामर। बीड्स क्या है, हिस्टोन कोर ऑक्टामर है, जिनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको न्यूक्लियोस। पर क्योंकि कुछ स्पेसिफिक आप लोगों को जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत स्पेसिफिक आते हैं कि एक्चुअली में न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोसोम से कितना डीएनए बेस पेयर जो है वो बाउंड होते हैं, कितना बेस पेयर, यानी कि आपने ये बॉल लिया, राइट, आपके पास ये स्ट्रक्चर है, बीड्स है, और आपने रोप को इस तरीके से किया, तो ऑब्वियस सी बात है कितने बेस पेयर इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को हर क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिकली सॉर्ट आउट करना। तो बीड्स क्या होते हैं, बीड्स हमारे होते हैं हिस्टोन कोर ऑक्टामर या न्यूक्लियोसोम उसे कहते हैं, बट हम लोग और भी इसको स्पेसिफिक टर्म क्लियर करेंगे क्योंकि न्यूक्लियोसोम भी एक वर्ड आ जाता है और एक वर्ड आ जाता है क्रोमैटोसोम, तो उसको हम लोग देखेंगे। और स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्वियसली बात है डीएनए डबल हेलिक्स। फिर एक टर्म और आता है यहाँ पे लिंकर हिस्टोन। तो लिंकर हिस्टोन जो होता है वो पैकिंग लेवल में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग इसका मतलब और सेंस समझेंगे क्या इसका रोल है। Since isolation occurs under non-physiological condition, the question remains whether the 10-11 nanometer is present or is a consequence of extraction procedure. हालांकि शुरू में इस तरह की चीजें कॉम्पैक्शन को जब स्टडी किया जा रहा था तो ऑब्वियसली इट वाज अ टारगेट कि ये जो हमें बीड्स ऑफ स्ट्रिंग जो
मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि जब भी हम केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं और आइसोलेशन करते हैं, तो वो आइसोलेशन के समय क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि भाई डिसरप्शन हो सकता है, तो इस वजह से हमें एक पूरा फाइबर फॉर्म में डीएनए मिल रहा है, ना कि आपको आप सीधे मेटाफिजिक क्रोमोसोम निकाल। अब हिस्टोन्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों ने ये क्लियर आउट किया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है इट इज बीइंग रैप्ड इन दिस काइंड ऑफ बीड्स स्ट्रक्चर, और ये जो बीड्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये हिस्टोन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन होती क्या है, ये स्मॉल प्रोटीन्स होती है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड और बेसिकली अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक डीएनए में, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए में और भी कौन सी प्रोटीन्स पाई जा सकती हैं भाई, जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन मशीनरी में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स पाई जाएंगी, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स पाई जाएंगी। पर अगर टोटलिटी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जा रही है, मोस्ट अबेंडेंट यूकैरियोटिक डीएनए से एसोसिएट कौन होता है, हिस्टोन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो गया। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन 5 अबंडेंट हिस्टोन्स। तो अगर देखा जाए तो इस 10 नैनोमीटर को अचीव करने के लिए और बीड्स ऑफ स्ट्रिंग यानी फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन में ये 10 नैनोमीटर का फाइबर जनरेट करने के लिए अभी कितने का फाइबर है हमारे पास 2 नैनोमीटर का फाइबर है, और हमें अभी फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन में कितना बनाना है, 10 नैनोमीटर का फाइबर बनाना है। ठीक है, तो उसमें कितने हिस्टोन्स प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे, टोटल 5 हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते, पर जिसमें कि जो हिस्टोन H2A B3-4 है, ये क्या है, ये कोर हिस्टोन्स है, कोर हिस्टोन, ये वर्ड याद रखना, एंड 2 कॉपीज ईच ऑफ दीज हिस्टोन्स फॉर्म द प्रोटीन कोर अराउंड द न्यूक्लियोसोम। तो ये जो है 4, ये क्या बनाती हैं, आपकी कोर हिस्टोन्स बनाती, और यही कोर हिस्टोन से कौन रैप हो जाता है, डीएनए रैप हो जाता है। और जब डीएनए रैप हो जाता है तो आपको क्या मिल जाता है, न्यूक्लियोसोम डीएनए विच इज रैप्ड अराउंड अ डीएनए। ठीक, तो इन ही टर्म्स को हम लोगों को और बेटर क्लियर करना है, हालांकि अभी क्लियर हो गया होगा बट फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है वो देखना है। यहाँ पे क्या मेंशन है कि इन 5 तरह के जो हिस्टोन्स पाए जा रहे हैं, ये जो 4 हैं ये तो कोर हिस्टोन बना रहे हैं और इन्हीं से एक्चुअली में डीएनए रैप होगा, और ये जो H1 है इससे रैप नहीं होता, इसीलिए क्या कहा गया कि ये न्यूक्लियोसोम के कोर का हिस्सा नहीं होता। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, इट बाइंड्स टू द लिंकर डीएनए। व्हाट इज लिंकर डीएनए, अभी हम लोग देखेंगे, और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, लिंकर हिस्टोन। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो H2A, H2B, H3, H4 इनकी सभी की 2-2 यूनिट्स जो हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, वो मिलके बनाती हैं कोर हिस्टोन। और ये कोर हिस्टोन, और जब इन कोर हिस्टोन से जब डीएनए रैप हो जाता है तो ये बनाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियोसोम को क्या कंटेन किया है, न्यूक्लियोसोम बना हुआ है ऑक्टामर कोर हिस्टोन प्रोटीन का प्लस डीएनए जो उसके ऊपर रैप्ड है। पर जो H1 है वो क्या कहलाता है, वो लिंकर डीएनए से एसोसिएट होता है, और ये क्या बनाता है इसको, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लिंकर हिस्टोन। The 4 core histone are present in equal amounts in cell. Equal amount, very important. H1 is half as abundant as the other histone. तो अगर और के कंपैरिजन में देखा जाए तो H1 जो है इट इज हाफ एज abundant, वो ज्यादा abundant है कंपैरेटिव टू अदर हिस्टोन। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि H1 का रोल क्या होता है, ये हम लोग को क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग के पास और क्लियर कट डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, 1 H2A, H2B, H3 एंड H4, सभी की 2-2 कॉपीज रहेंगी, और सभी 2 कॉपीज ये क्या बना रही हैं, ऑक्टामर बनाएंगी, इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं करना है ऑक्टामर में।
ये क्या कहलाता है? लिंकर डीएनए, और इसीलिए इसका नाम क्या है? लिंकर हिस्टोन। कंसिस्टेंट विद देयर क्लोज एसोसिएशन विद द नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। तो हम लोगों को ऑब्वियसली पता है, सभी को ये पता होगा कि हिस्टोन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए बाइंडिंग आराम से हो जाती है, और यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। तो हमारे पास ये क्या है? ये जो बना हुआ है वो क्या है? वो एक्चुअली में 2 कॉपी है H2A का, 2 कॉपी है H2B का, 2 कॉपी है H3 एंड 2 कॉपीज ऑफ H4। और इस तरीके से कितना हो गया? ये टोटल H8 हिस्टोन्स, 8 हिस्टोन्स हो गए। और ये 8 हिस्टोन्स क्या कहलाते हैं? ऑक्टामर हिस्टोन्स कहलाते हैं। और दो हिस्टोन्स को जो जोड़ने वाला डीएनए होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं। ठीक। और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो डीएनए है इसे रैप किया गया है, रैप कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर चीज को आपने किसी से लपेटा, आपने रैप किया, तो अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फिर से खुल जाएगा, खुलने के चांस होते हैं। तो लिंकर डीएनए जो है वो H1 जो है वो जाके इस तरीके से एसोसिएट हो जाए, इस तरीके से एसोसिएट हो जाए। तो अब आप देखें कि वो, अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्यों इतना ज्यादा फोकस किया जाता है बात को, कि ये जो बन रहा है यहाँ पे क्या हो गया? 8 हिस्टोन्स, और ये क्या है? ये अलग काम कर रहा है, ये लिंक करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका अपना अलग रोल हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रेड में आपको दिख रहा है वो क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। तो अब ये पूरे यूनिट को हम क्या कह सकते हैं? रेड प्लस दिस डीएनए रैप्ड डीएनए। कौन सा डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दिख रहा होगा। इसको हम बोल सकते हैं एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम। पर ये जो है, जो येलो में दिख रहा है वो क्या है? H। तो अब आप देखिए H1 जो है वो येलो से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, वो लॉक कर रहा है एक तरीके से। पर रेड में क्या है? रेड में आपके 8 हिस्टोन्स ऑक्टामर है। ठीक। अब हम लोगों को ये भी पता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो वो पॉजिटिवली चार्ज किससे होगी? प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। बट यहाँ पे जो मेनली कौन पाया जा रहा है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो लगभग 20% जो हैं वो ज्यादातर कौन से पाए जाते हैं? हिस्टोन्स। ठीक है, और भी प्रोटीन अमाइनो एसिड होंगे, बट लगभग ज्यादातर कौन से पाए जा रहे हैं? 20% जो है वो कौन से पाए जाते हैं हर हिस्टोन में? वो है लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक, यहाँ पे भी देखिए, मैं जो रेड बॉल है वो दिख रही है, वो क्या है? कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ये इस पे फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियोसोम क्या होता है इस पर काफी, वो H1 भी ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक, तो एकदम क्लियरली मेंशन करना है, क्योंकि रैपिंग में अगर आप देखें तो पूरे इस चीज की पैकेजिंग में ये आपकी रेड बॉल और ये दोनों ही पैकेजिंग में मदद कर रही हैं। पर न्यूक्लियोसोम कोर बनाने में कौन मदद कर रहा है? 8 डीएनए हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मदद कर रहे हैं, राइट। और ये आपका डीएनए भी जोड़ा जाएगा उसके साथ। तो अब कितना डीएनए? उतना डीएनए जो इतने 8 ऑक्टामर हिस्टोन जो बनाया है उससे कितना डीएनए मॉलिक्यूल रैप है, उसको जोड़ के आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। लेट्स सी। तो जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल है यहाँ पे अभी एकदम क्लियरली एसोसिएटेड है। न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल क्या है? H2A, H2B, H3 एंड H4, दो कॉपीज थी, ऑक्टामर बन गया। और 147 बेस पेयर। और ये जो, जैसे ये क्या है आपका? इसमें हैं 8 ऑक्टामेरिक हिस्टोन प्रोटीन है, और इससे क्या रैप हो गया है? इससे डीएनए रैप हो गया। ये जो डीएनए है ये लगभग 1.65 टन्स ले रहा है, 1.65 टन्स ले रहा है, और लगभग इससे 147 बेस पेयर जो हैं वो लगभग इस टर्न में 1.65 टर्न में लगभग 147 बेस पेयर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब लगभग 147 बेस पेयर प्लस
H2A, B3 and 4, 2 copies of each form a nucleosome core particle. न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल, ठीक। तो ये क्लियर हो। अब यहाँ पे आपको H1 नहीं दिख रहा है। H1 क्या है, उसका अलग रोल है, पैकेजिंग में रोल है, पर न्यूक्लियोसोम कोर बनाने में रोल नहीं। तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है और क्लियरली रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि लगभग यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिंकर रीजन हो गया है और ये न्यूक्लियोसोम है। इस तरीके से अब आपको यहाँ पे क्लियरली फिगर दिख रहा होगा कि 8 जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, दो दो कॉपी जो प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस 146 या 140 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो ये लगभग इतना डीएनए प्लस 8 हिस्टोन क्या कहला रहा है, न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर और पिक्चर को किया गया है। अब यहाँ पे पूरा कलेक्टिवली एक ही उससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सारे 8 ऑक्टामर हैं। इस ये जो गोल सा दिख रहा है 8 ऑक्टामर है ये हिस्टोन्स के प्लस डीएनए। प्लस यहाँ पे अगर आप देखें लिंकर डीएनए से, अब ये जो डीएनए जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल से जोड़ के रखता है उसको क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए से कौन एसोसिएटेड होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और H1 आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो कि इसको लॉक करने का काम कर रही है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियोसोम। मतलब आप एकदम क्लियरली देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये पूरा न्यूक्लियोसोम है। अब ये न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम किसका बना है, इसमें कितनी प्रोटीन्स हैं, H2A, B3 एंड 4, H2B यहाँ लिख देते, ठीक है। ये है प्रोटीन प्लस और क्या प्रेजेंट है इसमें, यही है आपका न्यूक्लियोसोम। इसमें आपका 147 बेस पेयर डीएनए इसी से रैप है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहीं हमें H1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। H1 क्या कर रहा है, यहां पर आके जस्ट लॉक कर देगा। तो ये न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल में H1 नहीं प्रेजेंट होता, ठीक। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे H1 नहीं दिख रहा। यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देखना होगा और थोड़ी एनालिसिस करनी होगी। तो यहाँ पे क्या है, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हिस्टोन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, H1 प्रोटीन है, H1 प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि H1 प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज स्लाइटली लार्जर, 21 किलो डाल्टन में ये सब है, क्या है ऊपर याद रखना है, ठीक। पर बाकी जो प्रोटीन्स हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं उसके बाद नंबर किसका आया, H2A का आया, फिर उसके बाद किसका नंबर आया, H3 का आया। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया 2, 3, 4, 5। तो पांचों हिस्टोन प्रोटीन्स में अगर देखा जाए तो H1 का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, उसके बाद H2A। तो ये देख रहे हैं आप डिक्रीमेंट ऑर्डर में। तो अगर ऑब्वियसली क्वेश्चन अगर हो कि सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट किसका है तो वो है H4 का, और सबसे लार्जर किसका है वो है H1। दिस वे यू कैन स्टडी दिस डेटा टेबल। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी ऑब्वियसली इसके सबसे ज्यादा होंगे, इसमें इतने अमाइनो एसिड हैं और इसमें कितने हैं 102, ठीक। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की हिस्टोन प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे, बट लगभग लाइसिन और आर्जिनिन का टोटल परसेंटेज कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लगभग आप देख रहे हैं H1 में ही आप देखिए तो लगभग 30% तो लाइसिन ही है एंड 1.3 इज आर्जिनिन। तो आप कह सकते हैं कि H1 में आपको याद क्या करना होगा कि H1 में लाइसिन और आर्जिनिन में भी कौन ज्यादा पाया जा रहा है, लाइसिन, ठीक है। और H3 में अगर हम कहें तो आर्जिनिन का परसेंटेज ज्यादा है और H4 में भी ज्यादा है। तो H3 H4 में आर्जिनिन का परसेंटेज टोटल प्रोटीन से ज्यादा है, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो H1 का ज्यादा है, और H2A और H2B में देखें तो लाइसिन इज मोर देन आर्जिनिन। बाकी तो सभी को पता ही होता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स में लाइसिन और आर्जिनिन ये दो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड पाए जाते हैं।
और उनका भी जो एक डेटा रिफ्लेक्शन आपको जो पता होना चाहिए वो इस तरीके से आपको देख। तो ये इतना ज़्यादा था।